कहानी काकी, इसके संबंध में पढ़ेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले ही बच्चों मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहती हूँ कि मैं आपको कहानी रीड करके नहीं बताऊंगी। आप लोग वीडियो देखने से पहले ही कहानी को अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर आप वीडियो देखिए, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को कहानी का सारांश बताऊंगी और उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। साथ ही कहानीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी, कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता बताऊंगी और अंत में मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें यदि आप याद रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहानीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। काकी कहानी के कहानीकार हैं सियाराम शरण गुप्त जी और सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में हुआ था 1895 ईस्वी में, ठीक है। तो जन्म हो गया इनका 1895 में चिर गांव में, ठीक है। और इनके संबंध में कहा जाता है कि ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बड़े भाई थे, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है संपन्न होने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। इनकी विचारधारा जो है वो विश्व बंधुत्व की थी, विश्व प्रेम, विश्व शांति की थी, विश्व कल्याण की थी। साथ ही सत्य अहिंसा की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थे और इनकी इसी विचारधारा का जो स्वरूप है वो हमें इनकी साहित्यिक रचनाओं पर भी देखने को मिलता है। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो समाज की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन पर गहरा कुठाराघात करती हैं, उस पर आक्रोश व्यक्त करती हैं। साथ ही दरिद्र और निम्न वर्ग के का भी चित्रण किया है। इनकी अधिकतर कहानियां जो हैं, रचनाएं जो हैं वो भावना प्रवण होती थी, ठीक है। और चूंकि सियाराम शरण गुप्त जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में रचनाएं की हैं, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में है आद्रा, अनाथ, दुर्वादल, ठीक है। ये इनका खंड काव्य है, खंड काव्य है आद्रा, अनाथ और दुर्वादल, ठीक है। कहानी संग्रह है इनका मानुसी, ठीक है। उपन्यास हो गए इनके अंतिम आकांक्षा और गोद और नारी, ठीक है। नाटक हो गया इनका पुण्य पर्व, पुण्य पर्व, ठीक है। ये इनके कुछ कहानी संग्रह हो गए, कहानी संग्रह और कुछ रचनाएं हो गई। और इनकी भाषा जो है वो बहुत ही सहज, सरल, स्वाभाविक और व्यवहारिक होती थी। इसके अतिरिक्त इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें 1962 ईस्वी में 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर इन्हें विशेष सम्मान दिया गया। साथ ही नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के द्वारा इन्हें सुधाकर सम्मान से भी विभूषित किया गया, ठीक है। तो ये इनके कुछ सम्मान हो गए। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु का हो गया 1963, ठीक है। तो ये हो गया कहानीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय। क्योंकि बच्चों एग्जाम में आपको कहानीकार के जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन जो है वो रेयर ही आते हैं, लेकिन आपको कहानीकार के विषय में जानना आवश्यक है, तो मैंने आप लोगों को संक्षिप्त जीवन परिचय दे दिया। अब आते हैं हम लोग कहानी पर। कहानी है काकी और काकी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है श्यामू, ठीक है। काकी कहानी का मुख्य पात्र है श्यामू, जो कि एक छोटा बालक है 5-6 वर्षों का और उसके पिता हैं विश्वेश्वर, ठीक है। उनके पिता का नाम है विश्वेश्वर, ठीक है। और माता का नाम है उमा, जिसे अपनी माँ को श्यामू जो है वो काकी कहता है, ठीक है। यानी यहाँ पर उमा जो है वही है काकी, ठीक है।
ये काकी है। एक पात्र और है इसमें, वो है सुखिया दासी का लड़का भोला। ठीक है, तो ये हो गया आपका भोला, जो कि सुखिया दासी का लड़का है। ठीक है, और ये भोला जो है वो श्यामू के बराबर है। ठीक है, उसके समवयस्क है। ये हो गए कहानी के पात्र, और मुख्य पात्र है श्यामू। ठीक है, कहानी जो है आरंभ होती है जब तो श्यामू जो है सुबह सुबह नींद से उठता है और वो देखता है कि उसकी माँ यानी काकी जो है वो नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि पर लेटी हुई है, सो रही है। यद्यपि वो श्यामू को ऐसा लगता है कि वो सो रही है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो उसका देहांत हो चुका होता है, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। और काकी के आसपास पूरा परिवार जो है वो रोना पीटना मचाए हुए है, गुर्राम मच रहा है। ठीक है, और जब काकी के शव को लोग दाह संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं, तो उस समय श्यामू जो है बहुत उपद्रव मचाता है, परेशान करता है, हंगामा मचाता है, कहता है कि तुम मेरी काकी को कहाँ ले जा रहे हो, मेरी काकी जो है वो सो रही है। तो लोग जो है बहुत ही कठिनाई के बाद उसे समझा पाते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी काकी जो है वो अपने मामा के यहाँ गई हुई है और कुछ समय बाद वो आ जाएगी। इस प्रकार से उसे समझा बुझा कर हटा दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता जो होती है, वो सच जो है वो सामने आ ही जाता है। तो कुछ समय के बाद जो है सच श्यामू को पता चल जाता है कि उसकी माता का देहांत हो चुका है और उसकी माँ जो है वो राम के पास चली गई है। ठीक है, तो चूंकि ये पता चल जाता है और वो बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है और रोते रोते एक समय आता है कि उसका रुदन तो शांत हो जाता है, लेकिन उसके मन का शोक जो है वो शांत नहीं होता है। वो उसके हृदय में बैठ जाता है। वो हर समय जो है बहुत ही शून्य मन से, बहुत ही खालीपन से आसमान को देखता रहता है और बहुत ही दुखी रहता है। एक दिन अचानक से आसमान में देखता है श्यामू की पतंग उड़ रही है और उसे देख करके उसके मन में कोई सोच आती है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने पिता विश्वेश्वर से जाकर के कहता है कि मुझे एक पतंग मंगा दो। ठीक है, एक पतंग मंगा दो। और विश्वेश्वर चूंकि स्वयं भी बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उसे हाँ कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो भूल जाते हैं पतंग मंगाना। कुछ समय के लिए श्यामू जो है वो इंतजार करता है कि पतंग आ जाएगी, लेकिन पतंग नहीं आती है। तब फिर क्या करता है कि एक दिन वो अपने पिता की कोट से चवन्नी जो है वो निकाल लेता है और चवन्नी निकाल करके वो सुखिया दासी का जो लड़का है भोला, उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पतंग मंगा दो और डोर और पतंग मंगा दो। ठीक है, तो डोर और पतंग आ जाती है और भोला और श्यामू जो है वो पतंग में डोर लगाने लगते हैं। उस समय श्यामू जो है अपने मन की बात भोला से कहता है कि मैं ये पतंग जो है आसमान में राम के पास भेजूंगा, जिससे कि काकी जो है इसको पकड़कर नीचे आ जाएगी। और भोला उसकी बात को सुनता है और चूंकि भोला जो है वो श्यामू से थोड़ा समझदार होता है और वो सलाह देता है कि पतंग तुम्हारा जो विचार है वो तो अच्छा है, लेकिन इसमें ये डोर जो है वो पतली है, इसलिए अगर मोटी रस्सी बंधी होगी तो उससे उतरने में और आसानी होगी। ठीक है, तो अगले दिन क्या करता है श्यामू जो है अपने पिता की विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपये निकाल लेता है और श्यामू को भोला को देकर के बोलता है कि इससे जो है 2 मोटी मोटी रस्सियां मंगा लेना, क्योंकि एक रस्सी जो है वो छोटी पड़ेगी। ठीक है, और मैं जो है जवाहर भैया से कह करके एक चिट पर काकी लिखवा कर ले आऊँगा। सारी व्यवस्था हो जाती है और डोर आ जाती है और एक कमरे में जाकर के दोनों जो है पतंग में डोर बांध रहे होते हैं। उसी समय अचानक से विश्वेश्वर जो कि श्यामू के पिता हैं वो आ जाते हैं और दोनों को बिल्कुल डांट डपट करके धमका करके बोलते हैं कि तुमने जो है कोर्ट से पैसा निकाला है, पैसे की चोरी की है। इस पर दोनों डर जाते हैं और भोला जो है वो डरवश पूरी बात विश्वेश्वर को बता देता है कि श्यामू ने कोर्ट से पैसा निकाला था पतंग मंगाने के लिए। ठीक है, तो विश्वेश्वर को गुस्सा आ जाता है, वो श्यामू को 2 तमाचे भी मारते हैं और पतंग को फाड़ देते हैं। ठीक है, पतंग को फाड़ देते हैं। उसके बाद उनकी नज़र रस्सी पर पड़ती है
तो वो पूछते हैं कि रस्सी किसने मंगाई है, तो भोला ने सारी बात बता दी कि श्यामू जो है इस रस्सी को पतंग में बांध करके ऊपर आसमान में तानना चाहता था और उससे वो अपनी काकी को नीचे उतारना चाहता था। इतनी बात सुनने के बाद विश्वेश्वर जो है वो उनकी समझ में कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल हतबुद्धि हो जाते हैं और वो देखते हैं कि फटी हुई पतंग पर काकी लिखा हुआ है। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी के माध्यम से लेखक जो हैं वो एक छोटे बालक श्यामू जो कि बहुत ही अबोध मासूम बालक है उसकी मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। मानसिक दशा यानी कि अपनी माता यानी काकी के निधन के बाद उसकी जो मातृ वियोग की पीड़ा है उसका वर्णन उन्होंने किया है। यानी कहानी जो है वो पूरी काकी के ऊपर ही आधारित है और श्यामू की मनस्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कहानी का सारांश। अब कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं और जिन्हें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। पहला शब्द है कोहराम। कोहराम जिसका अर्थ होता है रोना कलपना। ठीक है, यानी शोर मचाना ये भी कह सकते हैं। रोना कलपना। भूमि शयन। भूमि शयन का अर्थ होता है जमीन में सोना। ठीक है, यानी धरती पर सोना। फिर है करुण। करुण का अर्थ होता है दयनीय। ठीक है, विलाप। विलाप का अर्थ होता है रोना पिटना। उपद्रव। उपद्रव का अर्थ होता है हंगामा करना। ठीक है, हंगामा करना या हल्ला मचाना इस प्रकार से। आवरण। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। ठीक है, आवरण का अर्थ होता है पर्दा। अबोध। अबोध का अर्थ होता है अज्ञान। ठीक है, फिर है दाह संस्कार। दाह संस्कार का अर्थ होता है मृत शरीर को मृत शरीर को अग्नि द्वारा जलाना। ठीक है, ये हो गया। फिर है शोक। शोक का अर्थ होता है दुख। रुदन। रुदन का अर्थ होता है रोना। और अनंतर। अनंतर का अर्थ होता है यानी किसी संदर्भ के बाद, यानी तुरंत बाद। ठीक है, तुरंत बाद। अगोचर। अगोचर का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे। ठीक है, अंतःस्थल। अंतःस्थल का अर्थ होता है मन के भीतर या हृदय। ठीक है, ये हो गया हृदय। फिर है आर्द्रता। आर्द्रता यानी वेट, नमी जिसमें होती है उसको कहते हैं आर्द्रता। ठीक है, और है उत्कंठित। उत्कंठित का अर्थ होता है उल्लास करना, प्रफुल्लित होना। उत्कंठित यानी तीव्र अभिलाषा भी कह सकते हैं इसको। अभिलाषा और उल्लास। ठीक है, और फिर है आपका अन्यमनस्क। अन्यमनस्क।
मनस्क, ठीक है। अन्य मनस्क का अर्थ होता है कि आपका मन कहीं और दूसरी जगह हो, ठीक है। तो जिसका मन कहीं और हो, जिसका मन कहीं और लगा हो, ठीक है। यानी दुखी भी कह सकते हैं, उदास भी कह सकते हैं। आविष्कार, आविष्कार यानी इन्वेंशन, खोज। ये हो गया। गुपचुप यानी चोरी छिपे, गुप्त रूप से। यानी सीक्रेटली कोई काम हो रहा हो, ठीक है। फिर ओछी, ओछी का अर्थ होता है छोटी, ओछी यानी छोटी। और मुखबिर, मुखबिर का अर्थ होता है भेद खोलने वाला या बताने वाला सब कुछ। तो मुखबिर ये हो गया भेद खोलने वाला, ठीक है। हद बुद्धि, हद बुद्धि का अर्थ होता है, आप सीधी सीधी भाषा में आप मूर्ख कह सकते हैं। यानी किसी भी उस समय ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको समझ ही ना आए क्या करना है, ठीक है। तो कुछ सोच ना पाने की स्थिति में जो कुछ सोच पाने की स्थिति में ना हो, ठीक है। और फिर है सक पकाकर, सक पकाकर यानी असमंजस में पड़ना, यानी असमंजस, ठीक है, घबरा जाना। और अकस्मात यानी अचानक से, सडनली कोई चीज हो गई हो, उसको कहते हैं अकस्मात, अचानक, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। क्योंकि एग्जाम्स में आपको कठिन शब्दों के अर्थ क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, लेकिन कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको ये आवश्यक है कि कठिन शब्दों के अर्थ आपको मालूम हो। तो ये मैंने आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आए इसलिए बताया है, ठीक है। ये हो गया बच्चों कहानी से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम लोग कहानी का उद्देश्य जान लेते हैं। काकी कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने अत्यंत ही मार्मिक ढंग से एक अबोध बालक के मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया है। काकी कहानी घटना प्रधान कहानी है और इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि छोटे बच्चों का हृदय बहुत ही कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वो सांसारिक नियमों और जीवन चक्र से अनभिज्ञ होते हैं। यही कारण है कि कहानी में एक अपरिपक्व अवस्था का बालक शामू अपनी माता काकी के विछोह को सहन नहीं कर पाता है और वह हर परिस्थिति में यह चाहता है कि उसकी काकी उसके पास वापस आ जाए और वह इसके लिए अपनी बाल सुलभ विचारों के अनुसार प्रयास भी करता है। यानी पूरी कहानी जो है वो एक बालक की माता के वियोग से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने का उद्देश्य है। अब काकी कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है? कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जो अपने आप में पूरी कहानी को समेटे हुए हो। अगर हम इस आधार पर देखते हैं तो काकी कहानी का शीर्षक जो है वो पूरी तरह से सार्थक है, जिज्ञासापूर्ण है, आकर्षक है, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो काकी पर ही आधारित है। और कहानी का प्रारंभ जो है वो काकी की मृत्यु से होता है। पूरी कहानी में श्यामू अपनी काकी के लिए परेशान रहता है, दुखी रहता है और पतंग भेज करके राम के पास वह काकी को नीचे उतारना भी चाहता है, अपने पास वापस बुलाना चाहता है। और विशेश्वर अंत में जिस पतंग को फाड़ देते हैं उस पर भी काकी लिखा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूरी कहानी यानी आरंभ से लेकर के अंत तक
तक जो है वो काकी को ही समेटे हुए है, काकी को ही चित्रित कर रही है। यद्यपि इस कहानी में काकी जो है वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से पूरी कहानी काकी पर ही आधारित है। तो इस प्रकार से कहानी का शीर्षक जो है वो पूरी तरह से सार्थक है। ठीक है, और अब मैं बच्चों आप लोगों को कुछ मुख्य पॉइंट्स बता देती हूँ कहानी के, जिसे यदि आप याद रखते हैं तो कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसके आंसर्स आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला है, सवेरे श्यामू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि घर में कोहराम मचा हुआ है। दूसरा है, श्यामू देखता है कि उसकी काकी नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए है और भूमि शयन कर रही है और उसके परिवार वाले उसके आसपास बैठ करके करुण विलाप कर रहे हैं। तीसरा है, जब उसकी काकी का शव लोग शमशान ले जा रहे होते हैं तब श्यामू घर में बहुत उपद्रव मचाता है। चौथा है, लोग श्यामू को समझा बुझा करके कहते हैं कि उसकी काकी उसके मामा के घर गई हुई है। पांचवा है, धीरे धीरे श्यामू को ये पता चल जाता है कि उसकी काकी की मृत्यु हो गई है, वह ऊपर राम के पास चली गई है। छठा है, श्यामू अपनी काकी के लिए निरंतर रोता रहता है। कुछ समय के पश्चात उसका रुदन तो शांत हो जाता है, लेकिन शोक उसके अंतःस्थल में बैठ जाता है। सातवां है, वह शोक ग्रसित होकर के निरंतर आकाश में देखता रहता है। आठवां है, एक दिन अचानक से वो आसमान में पतंग को उड़ते हुए देखता है और वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। नौवां है, वह श्यामू अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग मंगाने की प्रार्थना करता है। 10वां है, कुछ दिनों तक पतंग नहीं आती है, तब श्यामू अपने पिता विश्वेश्वर की कोट से चवन्नी निकाल लेता है और भोला को देकर कहता है कि इससे एक पतंग और डोर मंगा दो। फिर है 11वां है, पतंग और डोर आ जाती है और पतंग में डोर बांधी जाने लगती है। 12वां है, श्यामू भोला को बताता है कि वह यह पतंग ऊपर राम के पास आसमान में भेजेगा, जिससे उसकी काकी उसको डोर को पकड़कर नीचे आ जाएगी। 13वां है, भोला श्यामू को सलाह देता है कि ये रस्सी पतली है, इसके लिए मोटी रस्सी की होती तो अच्छा होता। 14वां है, अगले दिन श्यामू अपने पिता विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाल लेता है और भोला को देकर के कहता है कि इससे 2 मोटी रस्सी मंगा लो, क्योंकि 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। 15वां है, श्यामू भोला को बताता है कि वह एक कागज पर जवाहर भैया से काकी लिखवा कर रखेगा। 16वां है, अगले दिन रस्सी आ जाती है और भोला और श्यामू एक कमरे में पतंग में डोर बांधने लगते हैं। अचानक से विश्वेश्वर उस कमरे में आ जाते हैं। 16वां है, विश्वेश्वर गुस्से में दोनों से पूछते हैं कि उनकी कोट से रुपए किसने निकाले। 17वां है, भोला डर जाता है और सकपका करके सब कुछ सच बता देता है। 18वां है, विश्वेश्वर को गुस्सा आता है और वह श्यामू को 2 तमाचे मारते हैं और पतंग फाड़ देते हैं। 18वां है, रस्सी देख करके भोला से पूछे जाने पर कि ये रस्सी किसने मंगाई, तो भोला सब कुछ सही बता देता है कि ये रस्सी श्यामू ने मंगाई है और ये पतंग में डोर बांध करके ऊपर आसमान में इसे तानना चाहता था और राम के पास भेज करके उससे काकी को नीचे उतारना चाहता था। 18वां है, विश्वेश्वर हद बुद्धि से खड़े रह जाते हैं और 19वां है, फटी हुई पतंग पर लिखा था काकी।
कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ कह ले मुख्य पॉइंट हैं जो कि कहानी में हैं, और यदि आप इस सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा, यानी पूरी कहानी का सारांश और शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य, कहानीकार का जीवन परिचय, ये सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ कठिन शब्द भी बता दिए हैं कहानी के, जिससे कि आपको कहानी समझने में आसानी होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, और तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।